बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएँ, खैरियत से हैं? जी, मुझे किसी स्टूडेंट ने हाल पूछा है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा जी। हुँ, गुड, अच्छी बात है, ज़बरदस्त। हाँ जी। प्रीवियस लेक्चर में होपफुली हमने पॉलीमॉर्फिज़्म के टॉपिक को रिवाइज़ मुकम्मल कर लिया था। फिर हम एब्स्ट्रैक्शन के टॉपिक पे आ गए थे। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, एक तो हमने एब्स्ट्रैक्शन का वो मुकम्मल करना है और दूसरा हमने काम करना है कि हमने इंटरफेसेस जो है टॉपिक, उसको हमने जो है वो डिस्कस करना है। अच्छा, आप असाइनमेंट का मुझसे पूछ रहे हैं। असाइनमेंट जो है प्रोजेक्ट असाइनमेंट है आपकी। इसके अंदर आपने ऐसे क्लास डायग्राम और मेन्यू क्रिएट करना है, तो वो आप डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक टेम्पलेट आपके साथ भेजा है। वो टेम्पलेट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, वो थोड़ा ऑफिशियली प्रोफेशनली लेवल का थोड़ा करीब करीब है। हालांकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एडिट कर दिया ताकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही आपके एरिया में नहीं आती, आपके आइडिया में नहीं आएंगी, उसको मैंने उसमें से बिल्कुल स्किप कर दिया है और उसमें कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। और उसमें से भी जो है जो आपको जो टेम्पलेट दिया हुआ है उसके अंदर हर जो हेडिंग है उसके अगेंस्ट जो है ना उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि इस वाली हेडिंग के अंदर आपने क्या करना है। तो उसके अंदर कुछ तो मैंने क्वेश्चंस हैं उसके अंदर प्लेस कर दिए थे ताकि आप सिंपल उन क्वेश्चंस के आंसर करें तो आपका जो है वो टॉपिक जो है या वो हेडिंग मुकम्मल हो जाती है। और मोस्टली जो है उसके अंदर मैंने फिर कुछ चीज़ें स्किप कर दी, यानी कि उनमें मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए। फिर जैसे जो डेफिनेशन उस टेम्पलेट का हिस्सा बनती है, ये टेम्पलेट मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, तो उस टेम्पलेट का जो हिस्सा बनता है उसके अंदर उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन के बेस पे आपने उसको आंसर करना है। अच्छा, इसमें जो है ना आपने ना इस चीज़ का ख्याल करना है कि उनमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अ, जैसे फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बात हो रही है और इनसे डिफरेंट चीज़ें बात हो रही हैं। उसके अंदर कुछ हेडिंग्स के अंदर ना आपको ऑप्शनल लिखा हुआ नज़र आएगा। वो ऑप्शनल है, यानी कि वो हेडिंग अगर आपको समझ में आती हैं कि उसको आप आंसर कर सकते हैं, तो आप उसको आंसर कर लें। और अगर आप आंसर नहीं कर सकते तो आप उस हेडिंग को आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इसको जो है ना फिर फर्दर और डिटेल के अंदर जो है मैं नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि लेक्चर का टाइम शॉर्ट है और उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें करनी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे आया है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एडवांटेज क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो अभी हम जो देखने लगे हैं ना वो कुछ इसी तरह की चीज़ है। हम ज़रा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इन टर्म ऑफ रियल सिनेरियो देखने लगे हैं। फिर उसमें हम आगे फर्दर और एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिसके अंदर हम विदाउट एब्स्ट्रैक्शन जो है वो काम करेंगे और फिर उसके साथ जो है वो एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करके जो है वो काम करेंगे और दोनों में कंपैरिजन देखेंगे, उसकी वजह जो है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जी, आप वो टेम्पलेट जो है ना वो मैंने ऑप्शनल लिया है, अगर आप वो कर लेते हैं तो अच्छी बात है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ा-सा एक प्रोफ़ेशनल टच मिल जाएगा। लेकिन असाइनमेंट का जो एक्चुअल पर्पज़ है ना, वो मैं आपको ज़रा समझा दूँ। अ, आपकी जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होती है और इसमें मुझे ये नहीं मालूम कि आप लोग जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक्चुअल में एक फ़ेज़ होता है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो जो आपको डॉक्यूमेंट दी गई है, उसके जो टेम्पलेट दिया हुआ है, वो उस एसआरएस का है, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन वाली डॉक्यूमेंट है। उसको भी मैंने मॉडिफ़ाई किया हुआ है आपके नॉलेज के मुताबिक या आपके कैपेसिटी के मुताबिक। हालाँकि उसके अंदर और भी बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो आपके जो इस असाइनमेंट का पर्पज़ है वो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करें। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, जब तक आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर लेते, आप उसके मुताबिक पूरी स्टोरी नहीं बना लेते, आप उसको
फुल एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये फंक्शनैलिटीज़ की जाएँगी, इसमें यूज़र इस तरीके से इंटरैक्ट करेगा, उस यूज़र को ये चीज़ें नज़र आएँगी, वो इन चीज़ों को इस तरीके से इस फ्लो के साथ सेट करेगा और फिर इससे जो है ये रिज़ल्ट आएगा, इसके अंदर ये डेटा इस तरह के स्टोर होगा। इस तरह की चीज़ें जब तक आप खुद एक ऐसे के फॉर्म में लिख नहीं लेते, तब तक आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता चलता। तो इस ऐसे का मकसद ये है कि आप जो है अपने प्रोजेक्ट को फुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करें, फुल डिटेल जितना डीप जा सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ़ लाइन से कोई गरज नहीं है। उसके अंदर नंबर ऑफ़ वर्ड्स की कोई पाबंदी नहीं है। जितना आप उसको डिटेल में लेके जा सकते हैं, आप डिटेल में लेके जाएँ। इतना डिटेल में लेके जाएँ कि आपका जो ऐसे है अगर आप वो खुद पढ़ें ना, तो आपको वो समझ आ जाए कि आपके प्रोजेक्ट में क्या-क्या करना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई टाइटल सेलेक्ट करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है प्रोजेक्ट आप फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे, आप ऊब के अंदर ही फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि प्रोजेक्ट क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो आप जब इतना जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, टॉपिक पढ़ चुके हैं और उसको फिर आप एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की तरफ लेके आते हैं, फिर आपके ना ज़हन में होता है कि ना अब इसमें मैं क्या करूँ? अगर उसमें एक आइडिया ये ले लिया जाए ना कि आपको जो है ना कह दिया जाए कि आपने ये काम करने हैं, फिर आपको ना जो क्रिएटिविटी स्किल है या आपने जो चीज़ें हासिल की हैं, जो सीखी हैं आपने, उसको पूरी तरीके से आप उसके अंदर ना शामिल नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि ना आपको जो चीज़ समझ आई है ना, आप उसके मुताबिक जो है एक प्रोजेक्ट टाइटल सेलेक्ट करें और फिर उस अपनी समझ के मुताबिक और फिर आपका अपना एक्सपीरियंस होगा डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज़ करने का, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जो तरीक़ाकार होता है, उसके लिहाज़ से आपको आइडिया होता है। तो उस आइडियाज़ के लिहाज़ से आप सोचेंगे कि अब मैं अगर इस डोमेन के लिए या इस पर्पज़ के लिए प्रोजेक्ट बनाऊँगा, तो उसके अंदर क्या-क्या काम मुझे करने पड़ेंगे। उसमें क्या डेटा बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्या एक्टिविटी बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी, आप ना ये प्रोजेक्ट बनाते हैं लेट्स से कार पार्किंग का ना, कि उसमें आप ना कार पार्किंग को मैनेज कर रहे हैं। तो लेट्स से आप जो है ना उसमें देखेंगे कि इसका जो है एंड यूज़र कौन होगा, इसको यूज़ कौन करेगा, इसको जो है वो पार्किंग का जो ऑपरेटर होगा, पार्किंग का ऑफ़िसर होगा, वो उसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। अब उसको क्या-क्या काम करने होंगे? जी, वो ये देखेगा कि जी कोई कार जो है वो पार्किंग के लिए आई है, तो उस कार की तमाम इन्फॉर्मेशन होगी कि कार कौन-सी है, उसका मॉडल कौन-सा है, उसका कलर कौन-सा है। इसके अलावा आपके पास होगा कि इस कार का जो है ओनर कौन है, उस ओनर की इन्फॉर्मेशन होगी। फिर इसके अलावा उस कार के ऊपर टिकट चार्ज होगा, तो वो टिकट जो है वो कौन-सा टिकट है, कब चार्ज हो रहा है, कितने में चार्ज हो रहा है, उसकी क्या उस दौरान में कब कितनी देर तक कार पार्क हुई, उसका रिकॉर्ड। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उस डोमेन का, उस प्रोजेक्ट का ना पार्ट बन रही होंगी। तो जब आप ऐसे लिखते हैं ना, तो उस ऐसे में ये होता है कि ये सारी बातें जो उस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो सकती हैं, आप वो सारी बातें लिखते हैं। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं ना, तो आपके माइंड क्लियर होता है कि अच्छा मैंने ये काम करना था, एग्ज़ैक्टली मैं ये काम करके ये चीज़ बना के मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है? तो अब उसका जो है तरीका होता है कि आप जो है ना एक प्रॉपर जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको फ़ॉलो करें, आप उसके मुताबिक करें। अगर आप वो कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आपको ऐसे लिखना आपकी असाइनमेंट का पार्ट है, आपने वो करना है। अच्छा, इसके बाद जो है आपने यूएमएल डायग्राम के जो है मैंने आपको डायग्राम सिखाई हैं, तो अब आप अपने पूरे प्रोजेक्ट की यूएमएल डायग्राम जो है वो बनाएँगे, तो आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरा है कि आपने इंटरफ़ेसेस बनाने हैं। जी, इसमें प्रॉपर आपके यूआई होने चाहिए। ये नहीं कि आपका पूरा मेन्यू है, तो उसमें आप कहेंगे कि पहला पहला मेन्यू क्या होगा जी, मेन मेन्यू है, उसके अंदर ये ऑप्शन होंगे। फिर पहले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे या पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद अगला मेन्यू ओपन होगा, तो उस मेन्यू के अंदर क्या कुछ होगा, फिर उससे अगले में करेंगे तो और क्या होगा, तो वो पूरा मेन्यू आप डिस्क्राइब करेंगे। ये मेन्यू डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपना मेन्यू मुकम्मल बना लेते हैं ना, फुल फ्लो बना लेते हैं कि इन ऑप्शन से आगे जाएगा, इन ऑप्शन से मेन्यू जो बैक पे आएगा, तो उससे ना आपका प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगा।
कि उसके बाद आपका सिर्फ प्लान ये होगा, अच्छा मैं पहला ये वाला मेन्यू बनाऊँ, इसकी चीज़ें मुकम्मल करूँ, फिर दूसरा मेन्यू बनाऊँ, इसकी चीज़ें मुकम्मल करूँ, तीसरा मेन्यू बनाऊँ, इसकी चीज़ें मुकम्मल करूँ, और फिर आप मेन्यू बाय मेन्यू चलते जाएँगे और आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि मैंने काफ़ी टाइम जो है इस पे लगा दिया आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आपको जो है ना ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी कि प्रोजेक्ट आपने कैसे बनाना है। तो अभी असाइनमेंट जो है उसके अंदर आपने जो है ये ऐसे करना है, और उसके साथ क्लास डायग्राम उसमें शामिल होनी चाहिए, और साथ में जो है उसमें यूआई होना चाहिए। आपकी जो डेडलाइन है ना, जो ड्यू डेट है ना, वो सैटरडे की है, लेकिन आप संडे तक जमा करवा सकते हैं। जब आप एलएमएस के ऊपर अपलोड करते हैं ना, तो एलएमएस के ऊपर 2 टाइम होते हैं। मैं दोनों टाइम अलग-अलग रखता हूँ। एक टाइम होता है जो ड्यू टाइम है, वो ड्यू टाइम आपका सैटरडे तक है, और उसका मकसद ये है कि आप सैटरडे को कोशिश करें कि ख़त्म करके ना सबमिट कर दें। अब वो सबमिट करते हुए हो सकता है कि आप जो है वो रात के 11 बज के 59 मिनट पे आपने सबमिट करने की कोशिश की, तो 12 बज गए। 12 बजे अगर 12 बज जाते हैं और मैं आपकी जो है वो सिर्फ़ 1-2 मिनट सिर्फ़ नेटवर्क की इश्यू की वजह से आप अपलोड नहीं कर पाते, तो उस लिहाज़ से मैं पूरा 1 दिन अगला भी देता हूँ कि हाँ जी, आपने वो किया और अगले दिन आप जो है जमा करवा लें। लेकिन अगले दिन में ना आपके पास कट ऑफ होता है, यानी कि उसके बाद आपको एक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के आगे आप जो है वो सबमिट ही नहीं कर सकते। आपका ड्यू टाइम होता है, उसके अंदर आप सबमिट कर सकते हैं। ड्यू टाइम के अलावा आपका एक और टाइम होता है जिसे कट ऑफ टाइम कहते हैं। मैं कट ऑफ टाइम हमेशा 1 दिन आगे का रखता हूँ, तो उसमें सैटरडे आपका जो है वो ड्यू टाइम है, लेकिन आप संडे को भी जो जमा करवा सकते हैं। लेकिन संडे 11:59 के बाद आप सबमिट ही नहीं करवा सकेंगे। ठीक है? तो इस चीज़ को आपने जो है वो मेक श्योर करना है कि टाइम के ऊपर आप सबमिट कर रहे हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सैटरडे को सबमिट करवा के रिलैक्स हो जाएँ, ताकि अगला काम आपका है। और बस बड़ा सिंपल स्ट्रेट वे काम है कि आपने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देना है। प्रोजेक्ट जो है उसकी सबमिशन अभी ये हमारा वीक 10 खत्म हो रहा है। आपकी जो प्रोजेक्ट की सबमिशन है वो 4th वीक के सैटरडे तक है। ठीक है? 4th वीक अभी हमारा 14 वीक सॉरी 14 वीक के सैटरडे तक है, यानी कि अभी हमारा 10th वीक खत्म होगा। फिर आपको 11th वीक भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए है, 12 वीक भी आप प्रोजेक्ट बनाएँगे, 13 वीक भी आप प्रोजेक्ट बनाएँगे, 14 वीक भी आप प्रोजेक्ट बनाएँगे, और 14 वीक जब एंड हो रहा होगा, तब आप लोगों ने जो है वो सबमिट करना है। ठीक है? तो इसको फर्दर और मैं डिले नहीं करूँगा, इसलिए कि आपके कम से कम 4 हफ़्ते तो या 1 महीना तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में लगता है। उसमें आप अभी बनाना शुरू करेंगे, तो आपको रोज़ कोई ना कोई डिफ़िकल्टी, परेशानी, मसाइल उसका सामना करना पड़ेगा, और उसको आप ठीक करते जाएँगे, और जैसे-जैसे आप उसको इम्प्रूव करते जाएँगे, तो आपको प्रोजेक्ट बनाना भी आ जाएगा, और आपको वो भी काफ़ी हद तक जो है वो रिवाइज़ हो जाएगी। बल्कि काफ़ी हद तक नहीं, मुकम्मल ही तकरीबन रिवाइज़ हो जाएगी, और आप जो है वो लैंग्वेज में भी आपको काफ़ी जो है वो कंफर्टेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, अब स्टार्ट कर ही देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रियल सिनेरियो ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। In this example, shape is abstract class, and its implementation is provided by the rectangle and circular class. In this example, if you create the instance of rectangle class, draw method of rectangle class will be invoked. अच्छा, अब यहाँ पे हम जो एग्जांपल देखने लगे हैं शेप, ये शेप की एग्जांपल बड़ी कॉमन एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, कि जो शेप होती है उसके अंदर ना आपको ना ड्रॉ का मेथड जो है वो चाहिए होता है। अब जो शेप है ना, जस्ट जो शेप का लफ्ज़ हम बोलते हैं जनरली, तो उसमें कोई ये डिफ़ाइन नहीं होता शेप है क्या, कैसी है, किस तरीके की है। लेकिन शेप क्लास जो है उसकी चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर डिफ़ाइन होता है कि एग्ज़ैक्टली कौन-सी जो है वो शेप है। उसमें रेक्टेंगल हो सकती है, सर्कल हो सकती है, पॉलीगॉन हो सकती है, अ, ओवल हो सकती है, और डिफरेंट किस्म की जो है वो शेप हैं। तो इनमें से ना कोई भी जो है आपकी शेप हो सकती है। लेकिन जो शेप क्लास हम बनाते हैं ना, अ, इसका मकसद ये होगा कि इसके अंदर हम कुछ ऐसे मेथड डिफ़ाइन कर लें जो कि चाइल्ड क्लास को हम फ़ोर्स करें कि वो ये मेथड जो है वो लाज़मी बनाए। तो उसके लिए लेट्स से हमारी जो एग्ज़ाम्पल है इसके अंदर ये किया कि जितनी भी शेप्स हैं ना उनके अंदर ड्रॉ का मेथड लाज़मी होना चाहिए, ताकि वो ड्रॉ जो है वो उस शेप को कर सकें। तो इसलिए हमने इस शेप की क्लास बनाई, और इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। अगर सिंपल मेथड ड्रॉ का बनाते तो उसमें तो ये होता है कि चाइल्ड क्लास उसको ओवरराइड करे ना करे, तो वो तो ऑप्शनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, तो जब एक मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर जो चाइल्ड क्लास होती है उस पे
कंपल्सरी हो जाता है कि वो उस मेथड को ओवरराइड करे, उस मेथड को वो ओवरराइड करे, ठीक है ना? तो अब जब आपका एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी जो क्लास होती है उसको भी आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है कि कोई भी क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट होना, उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना लाजमी होता है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास जो है वो अगली क्लास है रेक्टेंगल, इसको इनहेरिट किया जा रहा है शेप क्लास से। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो ये ड्रॉ का मेथड जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। जी, यहाँ पे ड्रॉ का मेथड जो है वो कंपलसरी है बनाना। क्वेश्चन आपका चैट इनेबल्ड है, आपने मुझे आंसर करना है, ये कंपलसरी क्यों है? क्या वजह है कि ये कंपलसरी है? यहाँ पे ड्रॉ का मेथड हम क्यों बना रहे हैं, क्यों कंपलसरी है? ये आपको क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर करना है। चैट इनेबल्ड, आप आंसर करें। जी, असलान अजीज़ ने बिल्कुल सही आंसर किया। वो कहते हैं कि जो शेप क्लास के अंदर ड्रॉ का मेथड है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और जब चाइल्ड क्लास के अंदर हम उसको इनहेरिट करेंगे तो उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना लाजमी होता है। और तैयब कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को सब क्लास में डिफाइन लाजमी करते हैं। वेरी गुड, आपने दोनों ने बिल्कुल सही आंसर किया। तो एग्जैक्टली ड्रॉ के मेथड हम यहाँ पे ओवरराइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो चाइल्ड के अंदर उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन लिखना या उसको ओवरराइड करना लाजमी होता है। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो सर्कल वन की हमारे पास क्लास है। इसको इनहेरिट कर रहे हैं शेप क्लास से, और इसके अंदर भी ड्रॉ का मेथड हमने बनाया, और इस ड्रॉ के मेथड के अंदर हम जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं कि ड्राइंग सर्कल के सर्कल को हम ड्रॉ कर रहे हैं। आगे देखें तो यहाँ पे टेस्ट एब्स्ट्रैक्शन वन क्लास है, और इसके अंदर हमारे पास मेथड है मेन का। और इसमें देखें तो यहाँ पे शेप क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस एस हमने जो है वो क्रिएट किया, और इसको हमने चाइल्ड क्लास सर्कल वन का ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। और इसके बाद आप s1.draw मेथड कॉल करते हैं, तो अब जो है वो शेप क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, तो इस शेप क्लास के अंदर ड्रॉ का मेथड है, तभी आप यहाँ पे ड्रॉ का मेथड जो है वो कॉल कर सकते हैं। और सर्कल क्लास जो है, सर्कल वन क्लास जो है, इसके अंदर जो ड्रॉ का मेथड है वो ओवरराइड हो रहा है, और जो ओवरराइड हो रहा हो तो और साथ में जो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी सर्कल वन क्लास का है, तो इन दोनों बातों पे कि इसमें ऑब्जेक्ट भी सर्कल वन क्लास का है और सर्कल वन क्लास जो है वो ड्रॉ के मेथड को ओवरराइड कर रही है, तो इस वजह से ड्रॉ का मेथड जो है वो सर्कल वन क्लास के मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, और इसकी आउटपुट आपके पास आएगी ड्राइंग सर्कल। ओके, अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है फिगर। फिगर क्लास के अंदर हमारे पास दो डाटा मेंबर हैं, डिम वन डिम टू। अच्छा, अब जो ये हम एग्जांपल देखने लगे हैं फिगर वाली, इसके अंदर जो है आपका जो क्वेश्चन था कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, तो उसको मैं यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे इसकी इश्यूज डिस्कस करूँगा, और साथ में जो है उसके एडवांटेजेस जो हैं वो मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। अभी यहाँ पे जो फिगर क्लास है इसको हम विदाउट एब्स्ट्रैक्शन जो है वो देख रहे हैं, और इसमें हम जो है वो देखेंगे कि फिगर क्लास को बनाने का यहाँ पे क्या मकसद है और इसका हम क्या एडवांटेज जो है वो हम हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, जो ये हमारी प्रॉब्लम है ना, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि हम जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म में हम इस बात को मेक श्योर करना चाहते हैं कि पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है उसके अंदर जिस क्लास का भी ऑब्जेक्ट हो उसी की चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा सकें या उसका मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो अब यहाँ पे क्लास हमारे पास फिगर है, और ये आपकी सिंपल बेसिक क्लास है। इसके अंदर हमारे पास दो डाटा मेंबर हैं, डिम वन डिम टू, जो कि डबल टाइप के हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो डबल टाइप के आर्गूमेंट गेट करके डिम वन और डिम टू की वैल्यू को सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एरिया का मेथड है। फिगर के अपने की फिगर का अपना कोई एरिया नहीं है। फिगर जो क्लास है वो एरिया को किसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता,
एरिया जो है बहरहाल जो इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं उसके अंदर जो है एरिया जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड होगा। यानी कि ये आपके पास जो है वो इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखना मजबूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया का मेथड जो है वो बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ना फिर इसका जो है वो जो इम्प्लीमेंटेशन है या इसकी बॉडी है उसके अंदर हमने ये कर लिया कि हमने कह दिया कि एक फिगर का जो है एरिया बनता नहीं है, तो एरिया फॉर फिगर इज़ अनडिफाइंड, कि इसका जो फिगर है वो अनडिफाइन है। और हमने यहाँ पे इस मेथड की रिटर्न जो है वो क्या कर दी है, ज़ीरो कर दी है। रिटर्न इसलिए हम करते हैं कि जो एरिया कैलकुलेट होगा वो वैल्यू जो है वो रिटर्न की जा सके। लेकिन फिगर के लिए एरिया जो है वो आइडेंटिफाई करना या डिक्लेरेट करना जो है वो या उसकी एरिया को का मेथड जो है वो वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पे एरिया का मेथड बनाना लाजमी है। अब एरिया का मेथड हम क्यों यहाँ पे लाजमी बनाना चाहते हैं, वो इसलिए बनाना चाहते हैं कि फिगर क्लास का अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाए, तो अगर हमने इस फिगर क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से अगर हमने एरिया का मेथड कॉल करना होगा, वो तभी कर सकते हैं कि वो इस क्लास के अंदर एरिया का मेथड होगा, तभी कॉल कर सकेंगे। चाइल्ड क्लास में बेशक हो, तो चाइल्ड क्लास के मेथड को आप जो है वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से एक्सेस नहीं कर सकते। आप जो है अब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है उसी के मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मेथड होना जो है वो लाजमी है। ठीक है, अब ये मेथड जब यहाँ पे है तो इसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड करेंगे, ताकि हम पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल कर सकें या पॉलीमॉर्फिज्म को यहाँ पे जो है वो यूज़ किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं रेक्टेंगल, इसको इनहेरिट किया हमने फिगर क्लास से, और इसी में हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसमें भी हम दो डबल टाइप के आर्गूमेंट रिसीव करके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर सुपर की मदद से कॉल करके हमने ये वैल्यू जो है वो डिम1 और डिम2 को असाइन कर दी। ठीक है, तो अब इसके बाद देखें तो यहाँ पे अब ये वो काम हो रहा है कि हम यहाँ पे एरिया का मेथड या ओवरराइड करना चाह रहे हैं। और मेथड ओवरराइड कब कर सकते हैं, जब पेरेंट क्लास के अंदर एरिया का मेथड होगा। ठीक है, और इसलिए क्योंकि हमें पेरेंट क्लास के अंदर एरिया का मेथड चाहिए, और मेथड बनाने का तरीका ये होगा कि फिर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और वो डेफिनेशन जो है वो उसके लिए इस सिचुएशन के अंदर जो है वो दुरुस्त नहीं है कि हम उसको डेफिनेशन बताएं। अच्छा, अब इसके में हमने ये क्या लिया कि रेक्टेंगल क्लास है, तो इसके अंदर जो मेथड है एरिया का, तो उसके अंदर हम डिस्प्ले करवाते हैं इनसाइड द एरिया फॉर रेक्टेंगल। और इसके अंदर डिम1 इंटू डिम2 कर लिया कि हमने डिम1 और डिम2 को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, और इसको हमने रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद आपको एक और क्लास नज़र आ रही है ट्रायंगल क्लास, ये हम इसके अंदर भी जो है फिगर क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो ट्रायंगल क्लास के अंदर भी जो है वो दो आर्गूमेंट जो है वो रिसीव करके हम पेरेंट क्लास यानी कि फिगर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, और उसको ए और बी को साइन करके डिम1 और डिम2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे भी एरिया का मेथड जो है वो ओवरराइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पॉलीमॉर्फिज्म में एरिया का मेथड को यूटिलाइज करना है। और यहाँ पे देखें तो इनसाइड एरिया फॉर ट्रायंगल पहले डिस्प्ले होगा, और फिर डिम1 इंटू डिम2 करके हमने रेक्टेंगल का जो है वो एरिया निकाला। अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर दें तो उससे हमें ट्रायंगल का एरिया जो मिल जाता है, तो वो हमने इसको कैलकुलेट किया और इसको रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे क्लास बनाते हैं फाइंड एरिया, जिसके अंदर हम एरिया जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, और इसमें हमने मेथड बना लिया मेन का। अब फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि ये सिंपल फिगर क्लास है, सिंपल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो हमने फिगर क्लास का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया और उसको हमने फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया, तो ये बिल्कुल वैलिड है, एक फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आर, और इसको जो है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर हमने इसको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया, और उसकी वैल्यू 9 और 5 जो है वो यहाँ पर रखी है। मज़ीद आगे देखिए तो ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया है टी, और इसको हमने ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया, जिसमें डिम1 की वैल्यू 10 और डिम2 की वैल्यू 8 प्रोवाइड कर दी। तो ये 3 ऑब्जेक्ट बन गए। अब हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करने लगे हैं, तो ये फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है फिगर एफ, फिग रेफ। ठीक है, और इस फिग रेफ को हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आर। ठीक है, अब आर का मतलब ये है कि इसको ऑब्जेक्ट मिल रहा है रेक्टेंगल क्लास का। इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं फिग रेफ डॉट एरिया। फिग रेफ डॉट एरिया हमने फंक्शन कॉल किया। अब आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि जब मैं यहाँ पे फिग रेफ डॉट एरिया मेथड कॉल कर रहा हूँ,
तो किस क्लास का मेथड कॉल होगा? फिग रेफ डॉट एरिया, जो ये मैं हाईलाइट आपके सामने कर रहा हूँ, इसके एग्जीक्यूट होने पे किस क्लास का मेथड कॉल या एग्जीक्यूट होगा? जी, वेरी गुड अरसलान अजीज़, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास का, जी अभी वगैरह आपने बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास का जो एरिया का मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसमें वो दो बातें, यानी कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो तो पेरेंट क्लास का है, फिगर क्लास का है, लेकिन इसके अंदर एक बात तो ये कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेक्टेंगल क्लास का है, और जो मेथड है वो भी इस रेक्टेंगल क्लास के अंदर ओवरराइड किया गया है। तो इन दो बातों की वजह से जो है ये वाला मेथड जो है वो कॉल होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस बात पे श्योर नहीं हो सकते कि ये एरिया जो है वो रेक्टेंगल क्लास ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि हम रेक्टेंगल क्लास के अंदर एरिया का मेथड ओवरराइड ना करें, क्योंकि ऑप्शनल है ना कि सिंपल क्लास है पेरेंट क्लास, और चाइल्ड क्लास जो है वो अगर उसको ओवरराइड नहीं करती तो फिर पेरेंट क्लास का मेथड ही जो है एरिया का वो कॉल हो सकता है। तो रेक्टेंगल क्लास के अंदर अगर हमने मेथड को ओवरराइड नहीं किया हुआ तो फिर उस सूरत में फिगर क्लास का जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूरत में यहाँ पे जो एरिया का मेथड है, इस पर ये मेक श्योर करना है कि ये रेक्टेंगल क्लास का ही होगा, ये लाजमी नहीं है। वो इसलिए लाजमी नहीं है क्योंकि जो फिगर क्लास है वो आपकी नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, सिंपल आपकी क्लास है, तो उसके अंदर मेथड तो एरिया का है। अगर तो रेक्टेंगल क्लास ने उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया तो उस सूरत में फिगर क्लास का मेथड जो है वो कॉल होगा, और अगर ओवरराइड किया हुआ है तो फिर रेक्टेंगल क्लास का मेथड जो है वो कॉल होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट हम इसको साइन करते हैं, और जब यहाँ पे फिग रेफ डॉट एरिया मेथड कॉल करते हैं तो इस सूरत में ट्रायंगल क्लास का जो मेथड है एरिया वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने ट्रायंगल क्लास के अंदर एरिया का मेथड जो है वो ओवरराइड किया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद हम फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट भी जो है वो इसको साइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें फिग रेफ डॉट एरिया से जो है वो फिगर क्लास का जो एरिया का मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें अब ये देखें, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये जब पहले ही जो स्टेटमेंट थी फिग रेफ डॉट एरिया जिसमें रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट था, उसकी आउटपुट आ रही है इनसाइड द एरिया फॉर रेक्टेंगल एरिया इज़ 45। इसके बाद ये ट्रायंगल वाले ऑब्जेक्ट की आउटपुट आ रही है जिसमें आ रहा है कि इनसाइड द एरिया फॉर ट्रायंगल एरिया इज़ 40। और ये जो है वो फिगर क्लास के ऑब्जेक्ट की आ रही है। तो फिगर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो एरिया का मेथड है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं थी लेकिन हमें मजबूरन करनी पड़ी, तो उसके लिए हमें आउटपुट पे आ रहा है एरिया फॉर फिगर इज़ अनडिफाइंड, और एरिया जो है वो उसकी वैल्यू आ रही है 0। अब यहाँ पे वो जितनी बातें मैंने आपसे जिक्र की हैं उसका हम यहाँ पे जो देखेंगे कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इस्तेमाल करते हैं या एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों का जो है जो मामलात हैं वो हल हो जाते हैं। हमने फिगर क्लास बनाई, अब की बार हमने ये किया कि हमने यहाँ पे एरिया का जो मेथड है इसकी हमने डेफिनेशन लिखनी नहीं थी, बॉडी बनानी थी। बॉडी की जिम्मेदारी हम चाहते हैं कि वो चाइल्ड क्लास को हासिल हो, तो इस मकसद के लिए फिर हमने ये किया कि हमने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट सॉरी इस मेथड को हमने एब्स्ट्रैक्ट बना लिया। जब ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना तो इस सूरत में जब मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनता है तो उसकी बॉडी बनती नहीं है, और जब उसकी डिक्लेरेशन होती है, और जो ये डिक्लेरेशन है इससे जो है जो फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है उसको तो पता चलेगा कि ये यहाँ पे मेथड जो है मौजूद है, लेकिन इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं होगी, डेफिनेशन जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर ही अवेलेबल होगी। ठीक है, और बाकी देखें तो बाकी सारी चीज़ें जो है उसकी एग्जैक्टली सेम है। इसके अलावा ये है कि जो क्लास है वो फिर जो मेथड, चूँकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद है तो क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट जो है वो करना पड़ा, तो क्लास भी जो है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अच्छा, अब इसके बाद आप देखिए तो रेक्टेंगल क्लास को हमने इसे इनहेरिट किया फिगर से। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एरिया का जो मेथड है ये बनाना कंपलसरी है, क्यों कंपलसरी है? ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, उसका पहला भी जवाब हासिल कर चुका हूँ, मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ कि आपको जो है वो याद दहानी हो जाए कि यहाँ पे एरिया का मेथड बनाना कंपलसरी है, क्यों कंपलसरी है?
जी, डेफ़िनेशन के लिए तो बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा हाँ, ख़ैर आप बात आपकी नामुकम्मल लगती है ना, अगर आप सिंपल डेफ़िनेशन की बात करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जी पेरेंट क्लास के अंदर उसकी डेफ़िनेशन नहीं है, चाइल्ड क्लास में अब उसकी डेफ़िनेशन बनाना फिर ज़रूरी हो जाएगी, तो वो भी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसके अलावा तैयब कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को सब क्लास में डिफ़ाइन लाज़मी करना पड़ता है। वेरी गुड, आपने सही कहा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है नहीं, जुमला थोड़ा-सा आपका गलत हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को करना लाज़मी नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो है वो सब क्लास के अंदर करना डिफ़ाइन करना लाज़मी होता है। वरना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट को चाइल्ड क्लास के अंदर डिफ़ाइन करना लाज़मी नहीं होता, ओवरराइड करना लाज़मी नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर लाज़मी जो है वो डिफ़ाइन करना होता है। मोहम्मद अरसलान कहते हैं क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जी, बिल्कुल आपने अब सही कहा यहाँ पे, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और पेरेंट क्लास में ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो चाइल्ड क्लास में उसको डिफ़ाइन करना लाज़मी होता है। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे एरिया का मेथड जो है वो आपको चाइल्ड क्लास में बनाया ही होगा, क्योंकि पेरेंट क्लास के अंदर वो एब्स्ट्रैक्ट है, तो चाइल्ड को तो लाज़मी लाना पड़ेगा। इसके बाद देखें ट्रायंगल क्लास ने भी जो है फिर एरिया का मेथड जो है वो लाजमी बना लिया। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे फाइंड एरियाज़ की क्लास के अंदर। यहाँ पे आप देखें मेन मेथड, इधर आपको एक चीज़ पता चलेगी वो ये कि मैंने यहाँ पे फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? जी, अरसलान आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिगर क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता। वेरी गुड। अच्छा जी, अब इसके बाद मज़ीद देखिए तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, फिगर क्लास का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट कर लिया है और इसको हमने रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे फिग रेफ डॉट एरिया जब फंक्शन कॉल करते हैं, तो यहाँ पे मैं मेक श्योर हूँ कि यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास में एरिया का मेथड लाज़मी होगा। कैसे मेक श्योर हो गया कि ये एरिया का मेथड जो है वो रेक्टेंगल क्लास में लाज़मी होगा? मोहित लियाकत आप कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की वजह से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की वजह से उस जो फिगर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो नहीं बन रहा, ये तो कंफर्म है। लेकिन एरिया लाजमी होगा, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की वजह से नहीं कंफर्म होगा। ठीक है, इसके लिए साथ में ये स्टेटमेंट होना ज़रूरी है कि जो रेक्टेंगल क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट हो रही है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एरिया का, तो इसलिए जो मेथड एरिया का है वो रेक्टेंगल क्लास के अंदर लाजमी बना होगा। इसलिए हम मेक श्योर करते हैं कि ये रेक्टेंगल क्लास का ही मेथड जो है यहाँ पे कॉल होगा। जी तैयब, आपने बिल्कुल सही आंसर किया, वेरी गुड। ओके, इसी तरीके से अब यहाँ पे फिगर एफ के अंदर जो है वो हमने ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया और अब हम यहाँ पे मेक श्योर हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल क्लास का ही एरिया का मेथड जो है एग्जीक्यूट होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इससे पहले कि आप जो है मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि आप लोगों की जो अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक अटेंडेंस नहीं भेजी वो जल्दी से अपनी अटेंडेंस भेज दें, ताकि उनकी भी अटेंडेंस जो है कॉल हो जाए। तो जी, मोहम्मद अरसलान अज़ीज़, तैयबुर रहमान, अबू हुरैरा, मोहम्मद एहसन, रुबाब फ़ातिमा, एहसन इरशाद, लाइबा ज़फ़र, तहरीम, मुनीबा रहमान, अली रज़ा, इरफ़ान साबिर, सुबहान अमरेज़, अमीर हमज़ा, अली शेर, अरीब, ज़ैनब, मोहम्मद यासिर ख़ान, रहीम अकबर, मलाइका,
मोहम्मद समीर तालिब, मुहीद लियाकत, असलान नवाज़, सुबहान अमरेज़, मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान, सैयद बिलाल हैदर, मोहम्मद हारिस और दानियाल अतीक। इन बच्चों की मुझे अटेंडेंस रिसीव हो चुकी है। जिनका मैंने नाम नहीं बोला या जिनका नाम जो है उनको लगता है कि नहीं बोला गया, वो अपनी अटेंडेंस जल्दी से भेज दें। मैं दोबारा आपकी कॉल नहीं करूँगा, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है मुझे रिसीव हो जाएगी इससे पहले कि हमारा सेशन जो है क्लोज हो जाए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।